यह मोशन का तीसरा पार्ट। इसमें समझेंगे बल के बारे में। बल क्या होता है? तो जो हमारा बल होता है, बल का मतलब ये होता है कि बल के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो बल क्या होता है? बल वह धक्का अथवा खिंचाव होता है। बल वह धक्का अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन करता है, फिर करने का प्रयास करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बल वह धक्का अथवा खिंचाव है। बल वह धक्का अथवा खिंचाव है, यानी कि बल धक्का भी है या फिर खिंचाव भी है, जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन करता है, फिर करने का प्रयास करता है। तो करने का प्रयास करने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है, उस पर आप बल लगा रहे हो, धक्का दे रहे हैं, तो बल अगर गाड़ी अगर आगे खिसक गई तो आपने वो कार्य कर लिया। लेकिन गाड़ी अगर आगे नहीं खिसकी, इसका मतलब ये हुआ कि बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन करता है, फिर करने का प्रयास करता है। हम पहले जान चुके हैं इसके पहले चैप्टर में कि जो अवस्था होती है, अवस्था मुख्य रूप से दो टाइप की होती है। अवस्था मुख्य रूप से कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक विराम और दूसरा क्या होता है? गति होता है। तो ये जो बल होती है, या तो गति वाली वस्तु को स्थिर कर देगी या फिर स्थिर वाली वस्तु को गति में ला देगी, या तो लाती है या फिर लाने का प्रयास करती है। क्लियर? तो बल के बारे में समझ गए। बल वह धक्का अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु के स्थिति को या फिर अवस्था को परिवर्तन करता है, फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि इसके पहले जान चुके, जैसे एक ही हमारी ट्रेन है, इसको क्या मान लें हम? ट्रेन मान लें। ट्रेन को अगर ये रुकी हुई, इसको हम धक्का देंगे तो क्या ट्रेन धक्का देने से आगे बढ़ जाएगी? नहीं, लेकिन हमने प्रयास तो किया ना। या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है। गति को विराम में, विराम को गति में लाने का प्रयास करता है। क्लियर? अब बल के कुछ प्रकार होते हैं। पहला क्या हमारा? गुरुत्वाकर्षण। थोड़ा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जान लीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण ये कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को केवल अपने द्रव्यमान के कारण, जो उनका अपना द्रव्यमान होता है, तो केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं, तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। या फिर ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में से दो कण जिस बल से एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक? ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो कण एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर? इसके बारे में डिटेल हम समझेंगे, अभी आगे समझेंगे। फार्मूला तो F=G m1m2/2 है, इसमें m1m2 क्या है? द्रव्यमान है, और r क्या है? बीच की दूरी है, दो पदार्थों के बीच की दूरी, और g क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, कि इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक? इसकी चर्चा करेंगे। इसका जो मेन कारण ये होता है कि सबसे मेन रूप ये होता है कि जिससे पृथ्वी होती है, ये अर्थ है हमारी, तो ये जो सन है, सन के चारों चक्कर लगाती रहती है, किसके कारण लगाती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगाती है। चंद्रमा है, जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, तो किसके कारण लगाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बल होता है जो कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था? न्यूटन ने बताया था। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम यही है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। यानी कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? F=m1m2/r² हो जाएगा। F=m1m2/r² हुआ। जब प्रोपोर्शनल हटा है तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो यह नियतांक क्या होता है? हमारा जी जाता है। ठीक? ठीक, आगे देखा जाए। अगला है हमारा कि विद्युत चुंबकीय बल। इसका जैसा नाम है इसका काम है विद्युत चुंबकीय बल, यानी कि विद्युत और चुंबक बल दोनों कंबाइंड नाम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक स्थिर विद्युत बल होता है, दूसरा क्या होता है? चुंबकीय बल होता है। स्थिर विद्युत बल का मतलब क्या होता है? तो जिसमें दो आवेश होते हैं। आवेश का मतलब क्या? दो चार्ज होते हैं। अब जो भी माने, पहला Q1 हुआ, दूसरा क्या हुआ? Q2 हुआ। बीच की दूरी कितनी होगी? r हो गई। तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से भी इसकी परिभाषा आती है। F=Q1 Q2 हो जाएगा, फिर इंटू F=1/r² हो जाएगा। और जब दोनों को इकट्ठा कर लेगा तो क्या होगा? जो बल का मान F यानी बल 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाएगा। जहाँ एप्सिलॉन क्या होता है? विद्युतशीलता।
चुंबक वाला भी वही होती है, सेम प्रोसेस होती है। यहाँ M1 M2 मैग्नेट हो जाएगा, 1/4 पाई म्यू M1 M2/r², जहाँ म्यू क्या है, चुंबकशीलता है। क्लियर, यह है विद्युत बल। दुर्बल या क्षीण बल क्या होता है, यानी कि वह बल, दुर्बल या जो क्षीण बल होते हैं वो क्या होते हैं, तो वह बल जो एकदम दुर्बल होता है। अब एकदम दुर्बल कहने का, दुर्बल का तात्पर्य क्या है, तो एकदम दुर्बल का तात्पर्य है कि जिसमें यानी कि जिसमें बल का मतलब कि जिक्र ही नहीं होता है। जैसे कि थोड़ा समझ लिया जाए क्या होता है, तो रेडियो सक्रियता के दौरान, जैसे जो जब रेडियो सक्रियता होती है, तो यानी कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन टूट बीटा कण निकलते रहते हैं। बीटा कण क्या होता है, नाभिक से निकलने वाला जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो आदि विघटन होते हैं। विघटन के बाद भी उनके जो इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो पारस्परिक क्रिया से क्षीण बलों के माध्यम से होती है, ये बल दुर्बल और क्षीण बल कहलाते हैं। और इनको दुर्बल और क्षीण बल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रबल जो बल होता है, इस प्रबल बल का 10⁻13 गुना होता है। यानी कि ये क्या होता है, निगेटिव में, यानी 10⁻13 गुना होता है। दुर्बल बल का जो मान होता है लगभग में प्रबल बल के मान से 10⁻13 गुना होता है। और ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल बल बोलते हैं। और इनका प्रभाव सिर्फ कणों के अंदर तक ही सीमित होता है। जो भी कण होते हैं जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये पाए जाते हैं, इनके कणों के अंदर तक ही क्या होता है, ये सीमित होते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल या क्षीण बल कहते हैं। ठीक, आगे देखा जाए, आगे क्या है हमारा, तो आगे ये है हमारा कि प्रबल बल। तो प्रबल बल क्या होता है, तो प्रबल बल ये कहता है कि नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन हो, यानी प्लस प्लस, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। यानी कि पास पास जो होते हैं, पास पास रहने के लिए कोई ना कोई आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और इस बल के आकर्षण प्रभाव, इस बल के आकर्षण जो प्रभाव होता है, वैद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत अधिक होता है। वैद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और यह जो बल होता है वो कण के आवेश पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। यानी कि आवेश क्या है क्या नहीं है उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि यह कण के आवेश पर इसका कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि कुछ जो कण का चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव, इससे उसका कोई लेन देन या फिर कोई मतलब नहीं होता है। और यह बल अति लघु परास बल है, यानी कि बहुत लघु परास बल है। और इस परास यानी कि जो इसका रेंज होता है वो लगभग 10⁻15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी के आसपास होता है। और यह जो कोटि होती है लगभग 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी होती है, और इससे अधिक नहीं होती है। और इससे अधिक दूरी हो जाएगी तो यह बल का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। क्लियर, यह बल क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए, जो ये देखिए प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं और प्रबल बल कहते हैं। और इसका जो रेंज होता है कितना, 10⁻15 मीटर होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि विद्युत चुम्बकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यानी कि 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली कौन होता है, विद्युत चुम्बकीय बल। किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। क्लियर, बल के कुछ और भी टाइप है, थोड़ा देख लीजिए। संतुलित बल क्या होता है, एक चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कि ये कोई रस्सी है, ठीक, इधर भी हमारे 2 आदमी खींच रहे हैं, मतलब इस दिशा में, और 2 आदमी इस दिशा में खींच रहे हैं। और चूँकि सब आदमियों का बल क्या है, एक समान है, तो ये क्या होगा, ये जो रस्सी होगा ना ही इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी कण पर कार्यरत, किसी भी कण है, पार्टिकल है, वस्तु है, जो भी है, किसी भी कण यानी किसी भी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर कार्यरत समस्त बलों का अगर बीज गणितीय योग शून्य हो तो बल क्या होगी, संतुलित होगी। अगर शून्य नहीं होगा तो बल क्या होगी, हमारी असंतुलित हो जाएगी। कैसे संतुलित हो, थोड़ा देखा जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इससे इधर 5 आदमी भी है और इधर भी क्या है, 5 आदमी है। तो मान लीजिए 5 आदमी, तो 5 न्यूटन का बल लग गया, इधर भी क्या होगा, 5 न्यूटन का बल लग गया। तो दोनों बल क्या हुए, बराबर हुए। और दोनों का बीजगणित हुए तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। 5 न्यूटन प्लस निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस कितना होगा, 5 न्यूटन। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा, ये प्लस माइनस माइनस, यानी 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, कट फिर कितना हो, 0 न्यूटन। तो इसका परिणामी बल कितना है, 0 न्यूटन। तो ये क्या होगा, संतुलित में होगी, यानी कि वस्तु क्या होगी, बैलेंस होगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि अगर किसी कण पर कार्यरत
यानी कि FEV का जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हो और उन सभी बलों के परिणामी बल शून्य हो तो पिंड की अवस्था क्या होगी? संतुलित अवस्था होगी। ठीक, FEV कह सकते हैं कि पिंड पर कार्यरत समस्त बलों के अगर बीजगणितीय योग शून्य हो तो इस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं? संतुलित बल। सेम इसका उल्टा, अगर पिंड पर कार्यरत समस्त बलों का अगर बीजगणितीय योग शून्य नहीं हो तो वो बल क्या होगी? हमारी असंतुलित बल होती है। ये समझ जाए, जैसे हम इधर बताए, इधर कितना न्यूटन बल है हमारा? 10 न्यूटन बल है। इधर कितना न्यूटन बल है हमारा? 5 न्यूटन बल है। तो कहने का तात्पर्य कि वस्तु किधर जाएगी? 10 न्यूटन की तरफ। दोनों का बीजगणितीय योग शून्य है? नहीं है। जब दोनों का बीजगणितीय योग शून्य नहीं है तो ये जो होगा पिंड किस अवस्था में? असंतुलित की अवस्था में। क्लियर? तो ऐसे ये भी कह सकते हैं हम लोग कि अगर कोई पिंड पर कार्यरत समस्त बलों का अगर बीजगणितीय योग शून्य नहीं हो तो इस प्रकार के बल को हम लोग क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। क्लियर? संतुलित बल क्या होगा कि अगर किसी पिंड पर कार्यरत समस्त बलों का अगर बीजगणितीय योग शून्य हो तो इस प्रकार के बल को हम लोग संतुलित कहेंगे। अगर शून्य नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग F1 F2 प्लस F3 डॉट डॉट करके इसका योग कितना चाहिए? शून्य चाहिए। तो ये क्या होगा? संतुलित होगा। लेकिन F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट करके अगर इसका जो बीजगणितीय योग होगा क्या वो शून्य नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? असंतुलित बल होगा। क्लियर? आगे देखा जाए घर्षण बल क्या होता है, तो थोड़ा सा घर्षण बल के बारे में समझा जाए। ये भी बल के टाइप ही होते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करती है, घर्षण बल कहलाती है। जैसे आप देखेंगे साइकिल, जब साइकिल चलाया जाता है तो गति स्टार्ट करने से पहले उस पर कोई बल करता है, बल कार्य करता है जो कि गति का विरोध करता है। गति का विरोध का मतलब ये होगा कि वो गति को आगे नहीं जाने देता, यानी कि साइकिल को गति अवस्था में नहीं आने देता। तो वो कौन सा बल होता है? घर्षण बल, जो कि उसको आगे जाने नहीं देता है। क्लियर? जो घर्षण होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण होता है, दूसरा सर्पिल घर्षण होता है, तीसरा क्या होता है? लोटनी घर्षण होता है। तो पहले समझ जाए कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है। तो स्थैतिक घर्षण ये होता है कि जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाता है, यानी कि ये कोई मान लीजिए वस्तु है, किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाता है और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके और वस्तु अपने स्थान से क्या हो रही है? नहीं खिसके, तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं हम लोग। यानी कि देखिए, आप किसी वस्तु को खींच रहे हैं, वो अपने स्थान से नहीं खिसक रहा है, यानी कि वो क्या है? स्थैतिक, यानी कि उस स्थान पर वो स्थित हो गई है, यानी कि पार्टिकल क्या हो गया? उस स्थान पर स्थित हो गई है। आप उस पर बल लगा रहे हैं फिर भी नहीं खींच रहे, तो किसी का मतलब ये होगा कि उस पर विपरीत दिशा में भी उतना ही बल लगता होगा। जैसे मान लीजिए आपने लगा दिया बल F1 लगा दिया, तो इस जो घर्षण बल होगा वो F1 के क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन दिशा उसकी क्या होगी? विपरीत होगी, तभी तो ये पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार के बल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और इसका परिमाण जो होता है लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा उसकी क्या होती है? विपरीत होती है। अभी ने बताया कि अगर हम इधर बल लगाएंगे तो स्थैतिक जो घर्षण बल होता है उसका मान क्या होगा? इधर की तरफ होगा। अगर ये F1 हुआ इसका मान भी क्या होगा? हमारा F1 ही होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या है? विपरीत हो जाएगी, तो हम लोग क्या लगा देंगे? निगेटिव लगा देंगे। क्लियर? यानी कि वह बल जो होता है जो इसके सतह से आगे नहीं जा पाती, यानी वह बल जो इस पिंड को सतह से आगे नहीं बढ़ने देता है, तो इस प्रकार के बल को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग स्थैतिक घर्षण बल। अगला होता है हमारा, देखिए अगला है क्या है हमारा? सर्पिल घर्षण बल। तो सर्पिल घर्षण बल क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, यानी कि जब कोई वस्तु किसी सतह पे सरकती है, यानी कि उसको फिसलाया जा रहा है, खिसकाया जा रहा है, सरकती है, तो सरकने वाली जो वस्तु होती है, यानी कि सरकने वाली जो वस्तु है, सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच का जो घर्षण बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्पिल घर्षण बल। यानी कि अगर वो खिसकेगा, इधर की तरफ खिसक रहा है, ध्यान दीजिए, ये पार्टिकल क्या हो रहा है? इधर की तरफ खिसक रहा है, तो इस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं? सर्पिल घर्षण बल कहते हैं। क्लियर? अगला क्या हमारा? लोटनी घर्षण बल। तो ये लोटनी घर्षण बल क्या होता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है, यानी कि लुढ़कती है, तो इस प्रकार तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? लोटनी घर्षण बल कहते हैं। यानी कि लुढ़कती है, जैसे मान लीजिए पहाड़ों से कोई अगर वस्तु को छुपा, जैसे मान लीजिए कि ऐसा समझिए ये ढलान है, इस पर कोई वस्तु रख दी जाए तो ऐसे लुढ़कती नीचे की तरफ आ जाएगी। ध्यान दीजिए, लुढ़कती रोलिंग करते हुए नीचे आ गई। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो इस दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? लोटनी घर्षण बल कहते हैं। क्लियर? कुछ घर्षण बल की विशेषताएं समझ लीजिए। घर्षण बल की विशेषताएं क्या होती है? तो देखिए,
घर्षण बल की जो विशेषता होती है, इसमें होता है कि दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, यानी कि किन्हीं भी दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल होता है, उनके संपर्क क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है। यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसका नेचर क्या इस पर डिपेंडेंट होता है। तल खुरदुरा है, चिकना है, इस पर डिपेंडेंट है। कितना कट्ठा है, कितना बीघा है, कितना स्क्वायर फीट है, इसका इससे कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो होता है घर्षण बल जो होता है वो उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, उसके नेचर पर डिपेंडेंट करता है। क्लियर? अगला पॉइंट ये कहता है लेकिन कि लौटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। यानी कि जो घर्षण बल लौटियाता है उसमें क्या होता है, अवरोध कम लगता है। सबसे ज़्यादा अवरोध किस में लगता है? स्थैतिक घर्षण में। लौटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है, और स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होगा? स्थैतिक घर्षण का मान, और सबसे कम क्या होगा? ये होगा। यानी कि बीच में कौन जाएगा? ये। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो स्थैतिक घर्षण बल होता है सबसे ज़्यादा, सर्पिल घर्षण बल क्या होता है? उससे कम होता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है? लौटनी घर्षण बल। यानी कि सबसे कम घर्षण बल किस में लगता है? लौटनी घर्षण बल में लगता है। घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहा का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप देखे होंगे कि साइकिल के जो धुरे होते हैं, धुरे उसको में घर्षण के कारण वो चलता है, तो उसको घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, यानी तेल इसमें डालते हैं। हैंडल देखे हैं, हैंडल में तेल डालते हैं हम लोग। क्यों? उसके जो क्या बोलते हैं, बेयरिंग होता है उसमें तेल डालते हैं। क्यों तेल डालते हैं? क्योंकि घर्षण के मान को कम कर सकें। ठीक। घर्षण के बल को इसमें ऐसे लगाया जाता है क्योंकि सर्पी जो घर्षण होता है वो लौटनी घर्षण में बदल दे। यानी कि जो खिसकता है वह फिसलता है। यानी कि जिसमें ऑयलिंग नहीं हुई तो क्या हुआ? फिसलेगा। फिसलने के बाद क्या होगा? वो जो उसके जो पार्ट होते हैं कमजोर होते जाएंगे। लेकिन जब उसमें ऑयलिंग डाली है तो वहीं पे क्या होगा? ढकना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा? वो जो सर्पी जो घर्षण है वो क्या होगा? लौटनी में कन्वर्ट होगा। जब सर्पी घर्षण बल जब लौटनी घर्षण बल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस समय क्या होगा? सबसे कम किसका घर्षण बल का मान लगता है? लौटनी का। ठीक। तो घर्षण का मान क्या हो जाएगा? उस समय कम हो जाएगा। अगला क्या है? अगला ये है कि ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक होता है, और द्रव सतहों के मध्य उससे कम होता है। वायु युक्त सतहों के बीच क्या होता है? सबसे कम होता है। एक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा, घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ठोस में होता है। और सबसे कम घर्षण बल का मान कहाँ होता है हमारा? तो सबसे कम घर्षण बल का मान कहाँ होता है हमारा? गैस में होता है। क्लियर? अब कुछ घर्षण बल के लाभ होते हैं, यानी प्रॉफिट घर्षण बल के लाभ क्या होता है? यानी कि प्रॉफिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसका प्रॉफिट क्या होता है? एडवांटेज क्या होता है? थोड़ा उसके बारे में, एडवांटेज के बारे में जाने दें। तो घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है या फिर चल पाता है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम जमीन पे सीधा नहीं खड़ा हो रह पाते, और चलने समय तो एकदम नहीं चल पाते। क्योंकि आप एक चीज़ देखें होगी, जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ पे चलना क्या होता है? कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि घर्षण बल का मान क्या होता है? बहुत कम होता है। और घर्षण बल का मान जितना कम होगा उतना क्या होगा? वो चलने में कठिनाई उत्पन्न होती है। या फिर आप देखें कि जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वो कवक लग जाते हैं। कवक जिसको भोजपुरी में काई बोलते हैं, जहाँ कवक लग गए वहाँ क्या होता है? वो एकदम फ्रिक्शन फोर्स का मान जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स का मान एकदम क्या होता है? कम हो जाता है। और उस कंडीशन में वहाँ से चलना क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या है? बहुत कम है। घर्षण बल न होने के कारण हम केले को छील के अथवा बरसात में या फिर चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। तो अभी ने बताया कि जितना सतह ज़्यादा चिकना होगा उसमें फ्रिक्शन लेस होती है, और फ्रिक्शन लेस के कारण क्या होता है? हम फिसल जाते हैं। यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए फिसलने लगेंगे। सड़क पे जो वाहन चलती है वो सिर्फ घर्षण बल के कारण हो चलती है। अगर वहाँ पे घर्षण बल का मान ना हो तो क्या होगा? पहिए फिसल जाएंगे और एक्सीडेंट होने की संभावना क्या होती जाएगी? बहुत ज़्यादा होती जाएगी। यदि पट्टे या फिर पुली में घर्षण बल ना हो तो पट्टा या मोटर का पुलिया घुमा नहीं सकती है। यानी कि पट्टा जो होता है उसमें आप देखे होंगे घर्षण बल होता है। घर्षण बल के कारण क्या होता है? घर्षण बल का मान अधिक बढ़ाने के लिए इसमें आप देखे होंगे कि जो कुलतार होता है, पट्टो जो होती है, पट्टो यानी ट्यूबवेल के जो पट्टे होते हैं उसमें कुलतार लगाता है। कुलतार से क्या होते जाते हैं? वो चिपक के वो रोटेट करता है। ठीक है? घर्षण बल से हानियाँ क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जानिए। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है, यानी कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा अपव्यय होती है, और मशीनों में टूट फूट भी उसी के कारण होती है। अगला है, मशीनों के पुर्जे में अत्यधिक घर्षण होने के कारण काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जिससे मशीनों को क्षति पहुंचती है, और आग लगने की भी संभावना क्या होती जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर? यह है घर्षण बल के बारे में। अब थोड़ा जान लीजिए अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है? तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं हम लोग। और ये जो होता है यानी कि वह बल जिसकी या फिर ऐसे कहते हैं वृत्तीय पथ पर कार्यरत किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बोलते होते हैं। जिस बल की दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है।
क्लियर। और उसका जो त्वरण होता है, त्वरण की दिशा क्या होती है? त्वरण की दिशा सदैव वृत्त की केंद्र की ओर होती है, ठीक। लेकिन त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती जाती है? हमेशा लगातार बदलती रहती है। एक बार और समझ लीजिए, जब कोई पिंड एक समान भी चाल से आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस पर अभिकेंद्र त्वरण लगता है। जो अभिकेंद्र त्वरण जिसको होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? v² / r बोलते हैं हम लोग। अभिकेंद्र त्वरण का मान कितना है? v²/r। परंतु त्वरण की दिशा लगातार बदलती रहती है, और जो त्वरण की दिशा रहती है वो हमेशा क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है। ध्यान दीजिएगा, त्वरण की दिशा क्या होती है? हमेशा चेंज हो जाती है। और त्वरण की दिशा सदैव वृत्त की केंद्र की ओर होती है, ठीक। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो त्वरण की जो दिशा होती है वो क्या होती जाती है? हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे एक चीज़ समझिए, पत्थर बांध लीजिए। पत्थर बांधने के बाद, पत्थर बांध के एक रस्सी में उसको गोल गोल घुमाया जाए, तो घुमाने के बाद क्या होती है? तो जब पत्थर बांध के रस्सी के टुकड़े में बार बार घुमाते हैं तो डोरी के अंदर एक खिंचाव बल काम करता है, ठीक। तो उसी खिंचाव बल को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। और अगर डोरी छोड़ दे तो डोरी दूसरे जो टुकड़ा होता है वृत्तीय मार्ग छोड़ के वो क्या होता है? एक सीधी रेखा में क्या होता है? वो गति करता है। जब वो सीधी रेखा में गति करेगा तो क्या होगा? सीधे सीधे निकल जाएगा, यानी कि अभिकेंद्र बल समाप्त हो गया। यानी कि अगर पार्टिकल वृत्तीय पथ पर अगर वृत्तीय मार्ग बनाए रखता है तो अभिकेंद्र बल लगेगा। अगर वृत्तीय मार्ग नहीं बनाएगा तो अभिकेंद्र बल क्या होगा? वो समाप्त हो जाएगा। अगला है, देखो, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और ग्रहों के चारों ओर प्रकृति कृत्रिम उपग्रहों की गति गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यानी कि जो भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केंद्र की ओर बांधे रखता है, और जो भी पार्टिकल केंद्र की ओर बांधे रहेगा वहाँ क्या होगा? हमेशा अभिकेंद्र बल प्राप्त होती है। क्लियर। किसी मोड़ पर कार या पहिए वाहन चलाते समय मोड़ पे क्या होता है? झुक जाता है। तो झुकाने से क्या होता है? तो घर्षण बल और आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होते हैं। क्लियर, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या होता है? घूमता रहता है। तो क्या होता है? आवश्यक अभिकेंद्र बल से ही उसके चारों घूम पाता है, ठीक। अब क्या होती है कि अगला देखा जाए, इसमें एक चीज़ लिखा है। तो अभी जानते हैं हम लोग E बराबर हमने क्या पढ़ा? v²/r पढ़ा। तो फार्मूला क्या होता है? A = m × a होता है, तो बराबर कितना? m v²/r हो जाएगा। m v²/r हो जाएगा। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रक्रिया बल को भ्रमश अपकेंद्र बल कहा दिया जाता है, जो कि गलत है। यानी कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इसकी प्रतिक्रिया बल को हम क्या बोलते हैं? भ्रमवश। यानी कि किसी गलत फहमी में उसको हम क्या मानते हैं? हम लोग गलत फहमी में उसको अपकेंद्री बल मान लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है? हमारा गलत होता है, ठीक। अब अपकेंद्री बल क्या होता है? देख लीजिए। अपकेंद्री बल को हम लोग अजड़त्वीय बल भी कहते हैं, हम लोग छद्म बल भी कहते हैं हम लोग, ठीक। तो ये जो होता है ये एग्जैक्ट में ये बल होता नहीं है, लेकिन इसकी कल्पना कर लेते हैं हम लोग। यानी कि वह बल जो अभिकेंद्र बल का, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जो अभिकेंद्र बल होता है उसके अगर विपरीत दिशा में जो बल काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग अपकेंद्री बल कहते हैं। क्लियर। और अपकेंद्री बल जो होता है वो इसको हम लोग छद्म बल या फिर जड़त्वीय बल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर मोड़ पर अगर कार घूम रही है तो आदमी क्या होता है? बैठा हुआ आदमी अचानक दाहिने बाएं की ओर घूम रही है तो आदमी क्या हो जाएगा? दाहिनी तरफ झुक जाता है। तो ऐसा झुकने का मतलब क्या होता है? झुकने का मतलब ये होता है कि ये जो बल होता है हम ये अभिकेंद्र बल कहाँ प्रदान हो रही है? बाएं की तरफ। तो उसके ठीक अपोजिट यानी कि दाहिनी दिशा में क्या होता है? हमारा अपकेंद्र बल आदमी को झुका देता है। तो गाड़ी को झुकाने के लिए कौन सा बल? अभिकेंद्र बल। लेकिन आदमी को उसकी विपरीत दिशा में कौन झुकाता है? अपकेंद्र बल झुका देता है। जो चक्री झूला होता है, चक्री झूले में बैठे व्यक्ति चक्र की जो दिशा होती है वो त्रिज्या के 29 के बाहर की ओर धक्का महसूस करता है। ऐसा लगता है कि जो उसकी त्रिज्या होती है उसके बाहर धक्का जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या कहाँ से जाती है? केंद्र से। तो केंद्र के बल कौन लगता है? अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल के विपरीत कौन सा बल लगता है? हमारे अपकेंद्र बल। क्लियर। अगला हमारा अपकेंद्रित्र। तो अपकेंद्रित्र को जाना जाए तो ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हल्के व भारी कणों को पृथक किया जाता है। हल्के व भारी कणों को पृथक करने का मतलब क्या होता है? थोड़ा समझिए। क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है उसमें इसका
अपकेंद्री बल काम करता है। ड्राई क्लीनिंग होती है उसमें भी काम करता है। अपकेंद्री शोषण होता है उसमें भी काम होता है। अपकेंद्री पंप होता है उसमें भी काम करता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कभी कोई क्वेश्चन यही बोलता है कि जो क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है, क्रीम निकालने वाली मशीन होती है, उस वो किस प्रकार के बल काम करते हैं? उसमें अपकेंद्री बल काम करता है। क्लियर? ड्राई क्लीनिंग में कौन सा बल काम करता है? उसमें भी क्या होता है? अपकेंद्री बल काम करता है। क्लियर? ठीक।